एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो में अपनी स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आल्सो मैं कौन से स्टडी मेथड्स को फॉलो करती हूँ वो भी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले 4 बजे मेरा स्लॉट स्टार्ट हो जाता है जिसमें मैं हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही थी। हिस्ट्री में मैं इंपॉर्टेंट इराज के बारे में पढ़ रही थी क्योंकि मैं सीक्वेंस से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो पहले मैं इराज वगैरह के बारे में पढ़ रही थी जिसमें आप सभी का आ जाता है काली हीरा, सप्तर्षि लौकिका हीरा, विक्रमाकृता मालवा हीरा। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं हिस्ट्री में आ जाती हूँ, जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। फिर अपना हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ती हूँ, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ती हूँ, जैनिज़्म के बारे में पढ़ती हूँ, मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ करती हूँ बिकॉज़ मेरे सारे सिलेबस कवर है, तो इसको एक बार रिवाइज़ करना पड़ता है। एंड आल्सो जो 10-20 एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं ना हर एक टॉपिक से, वो मैं इस टाइम ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिकॉज़ आप सभी अगर पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो अगर आप कोई भी चीज़ टॉपिक को कवर कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उससे 10-20 एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 30 क्वेश्चंस आप सभी को प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए। एंड अभी आप सभी के पास इनफ टाइम है बिकॉज अभी आप सभी के पास 6 मंथ है टोटल एमटीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डीपली अपना टॉपिक को कवर कर सकते हो। आल्सो गाइस, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि हिस्ट्री से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूँ, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अभी मैं बहुत सारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी रिवाइज़ करने वाली हूँ और यहाँ पे मैं जो है अपने जो भी चीज़ें थी वो रिवाइज़ कर चुकी थी हिस्ट्री में। एंड कुछ चीज़ें मैं लिख के याद कर रही थी, क्योंकि लिख के अगर आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को याद हो जाता है। तो पहले मैं बीच में ये आदत मेरी छूट गई थी लिख के याद करने की, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है लिख के याद करने की, बिकॉज़ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैं भूल जा रही थी। टॉपिक्स मतलब कि जो मतलब न्यूमेरिकल डेटास वगैरह होते हैं ना, डेट्स वगैरह, वो सब मैं भूल जा रही थी। तो उसको लिख के याद करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैंने लिख के याद किया और कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को ना मैंने अंडरलाइन कर लिया हुआ था, बिकॉज़ एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हम रिवाइज़ करने के लिए बैठते हैं। तो एकदम अंडरलाइन किया हुआ वर्ड बस एक नज़र देख लेते तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। बहुत सारे लोग हाइलाइटर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो आप लोग हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा होता है ना कि बुक में जो है अगर आप साइड करोगे, नेक्स्ट पेज ओपन करोगे, फर्स्ट पेज पे हाइलाइट करके, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे जो लेटर होता है ना इनविजिबल हो जाता है नेक्स्ट पेज का। तो इसलिए मैं जो है हाइलाइटर वगैरह का यूज़ नहीं करती, ऐसे पेंसिल से ही अंडरलाइन कर लेती हूँ। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट फैक्ट या टॉपिक्स के अंडर वर्ड्स के अंदर आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप जब भी एग्जाम टाइम पे उसको रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपको शुरू से सारी चीज़ें पढ़ना पड़े। बिकॉज एग्जाम टाइम पे आप शुरू से सब चीज़ें डीपली नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो इस वजह से आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे तरीके से एक नज़र उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि मैं भी जब रिवीजन करती हूँ ना तो एक नज़र बस चीज़ों को पढ़ते हुए चली जाती हूँ, वो मेमोराइज़ हो जाती हैं चीज़ें दिमाग में। ऐसा नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने का ये मतलब नहीं होता कि फिर से आप उन चीज़ों को याद करो या फिर से उन सारी चीज़ों को रटो, तो ऐसा नहीं होता। आप एक चीज़ को बहुत डीपली अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पे बस एक नज़र आपको देखना हो और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ। तो इस तरीके से। और अभी हिस्ट्री मैं एक कहानी की तरह पढ़ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ना। तो मुझे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तो काफ़ी पसंद है, आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक को किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एसएससी लिखा हुआ है, जैसे कि आप सभी को बुक के ऊपर दिख रहा होगा, कुछ टॉपिक्स के नीचे एसएससी मैंने लिखा हुआ है। तो इन सब टॉपिक्स से ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप सभी का 2025 में जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जब मैं आंसर की सॉल्व कर रही थी स्टेनो का, तो वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को बुक में से फाइंड आउट करके अंडरलाइन कर लिया हुआ है। और देखिए जैसे आप सभी को जो सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं ना, जो आप सभी का जीके में सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप सभी का हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसके लिए बेस्ट आप सभी का लूसेंट ही है। बाकी जो स्ट्रैटेजी के है उसके लिए आप दूसरी बुक को प्रिफर कर सकते हो, जो भी आपका मतलब फेवरेट बुक हो, जिससे आपको समझ में आ रहा हो, जो आपको बेस्ट बुक लग रहा हो। तो अभी तो मैं स्ट्रैटेजी के लिए नेक्स्ट बुक लेने वाली हूँ दूसरा, तो आप सभी को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कौन सा बुक लेने वाली हूँ स्ट्रैटेजी के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ कि
कोई एक बेस बुक ली जाए स्ट्रैटेजी के पढ़ने के लिए, क्योंकि जो लूसेंट है ना वो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट हाँ वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट ये जो लाइन दी रहती है ना उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है लूसेंट। बट यहाँ स्ट्रैटेजी के लिए मतलब इनफ टॉपिक यहाँ पे नहीं दी हुई हैं, तो स्ट्रैटेजी के लिए मुझे दूसरी बुक को लेना पड़ेगा। और बाकी ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक्स ना स्ट्रैटेजी के में लूसेंट में दी हुई हैं। बट अभी जो रिसेंट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, इसमें पेंटिंग्स एंड मेला से भी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, तो उसका मुझे अलग से नोट बनाना पड़ेगा। फिर मैं थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ और बाहर चले जाती हूँ टहलने के लिए। तो यहाँ पे मैरीगोल्ड के काफ़ी खूबसूरत पौधे लगे हुए थे एंड कैंथेरस रोजेस का भी पौधा था, जिसको मेडिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाइस मुझे ये सारी चीज़ें, मतलब प्लांटेशन करना, फ्लावर्स वगैरह। फिर मैं आ जाती हूँ अपना नेस्लॉट स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाती हूँ और यहाँ पे मैं रीजनिंग वगैरह सॉल्व कर रही थी एंड मैथमेटिक्स सॉल्व कर रही थी। तो मेरा सीक्वेंस यही रहता है कि जैसे सेशन 1 में आप सभी का एसएससी एमटीएस में आप सभी का रीजनिंग मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद आप सभी का इंग्लिश जीके का पेपर होता है। तो इसी वजह से मैं ना एकदम सीक्वेंस वाइज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करती हूँ। पहले फ़ोन से प्रीवियस ईयर पेपर लगाती थी, बट अब मैं अपना स्क्रीन टाइम काफ़ी कम कर दी हूँ। पहले भी कम था बट अभी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी हूँ। तो जो भी स्टडी की चीज़ें हैं काफ़ी बुक से कर रही हूँ मैं अपना। एंड इंग्लिश वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फ़ोन से देखनी पड़ रही हैं, जैसे यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह सुनना पड़ रहा है, तो उसके लिए फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। तो अभी प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रही हूँ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा है मेरा। बट यहाँ पे क्लॉक कैलेंडर भी मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा एंड क्लॉक कैलेंडर मुझे बेसिक्स रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो आप सभी को बताऊँगी जब भी मैं क्लॉक कैलेंडर रिवाइज़ करूँगी। ये क्लॉक कैलेंडर से इस बार क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन मैं ज़्यादा लगाती नहीं थी। एग्जाम में 1-2 पूछे जाते थे, बट इस बार पूछा गया है तो उस पे फोकस अभी मैं करना 4 पड़ेगा। घंटे इंग्लिश, 4 घंटे जीके एंड 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ रही हूँ। तो अभी जो है क्या है कि 6 मंथ हमारे पास है टोटल। तो इसमें मैं चाह रही हूँ कि सारा जो सिलेबस है ना अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लूँ। और अभी तो बहुत सारी न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हो गई हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे आ रहे हैं जीके में। तो जीके ज़्यादातर रिवाइज़ करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि जीके पे ज़्यादा ही फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप कहाँ से सॉल्व कर रही हैं? तो मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ फ्रॉम ओसवाल बुक्स। एंड इसमें आप सभी को 29 प्रीवियस सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे ईयर वाइज 2016 टू 25। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आप सभी को इसमें मिल जाएंगे। आल्सो इसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एक्सपर्ट के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है। प्लस आल्सो इसमें ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस ईयर में पूछे गए हैं, ईयरली वाइज दिया हुआ है। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूज़ माई कूपन कोड प्रीति10 फॉर एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट। तो आप लोग जाके प्रीवियस ईयर पेपर की ये बुक ले लो एंड आल्सो इससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। नेक्स्ट मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसमें मैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में मैथमेटिक्स रहते हैं ना, मैथमेटिक्स का सेक्शन ज़्यादातर रिवाइज करती हूँ, क्योंकि मेरे जो इंग्लिश है उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे थे, क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो रहे थे। 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे थे जो कि वोकैब से रिलेटेड थे क्वेश्चन, और एक एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन गलत हुआ था। तो यहाँ पे इस बुक में ना आप सभी को, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ नेक्स्ट आप सभी को सॉल्यूशन भी दिया हुआ है पीछे। तो सॉल्यूशन से मिला सकते हैं आप जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो एंड डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो मेरा जो इंग्लिश में था 1-2 क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, बट एक आप सभी का वोकैब से गलत हुआ था एंड नेक्स्ट जो था एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो उस पे मुझे ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में मैंने संजीव ठाकुर सर की जो 50 डेज़ की क्लासेस हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है, और 2 घंटे का जो एरर डिटेक्शन का क्लास है ना संजीव ठाकुर सर का, उसको मैंने देखा हुआ है। एंड अभी क्लोज टेस्ट एंड पैजेस की भी मुझे ट्रिक्स देखनी है संजीव ठाकुर सर के मतलब वीडियोस से। तो उनसे मैं अभी इस टाइम करंट में पढ़ रही हूँ एंड अदर भी कोई सोर्स अगर मैं फॉलो करूँगी तो आप सभी को ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आप लोग एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, एस्पिरेंट हो मेरी तरह, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस मैंने कल मॉक टेस्ट दिया हुआ था, बट अभी जो है मेरे जो मार्क्स है ना थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं जीके में। इंग्लिश तो ठीक है, उसमें मार्क्स फ्लैक्चुएट नहीं हो रहे हैं, उसमें मेरे मार्क्स सही आ रहे हैं। बट जो जीके है उसमें थोड़ा सा मार्क्स फ्लैक्चुएट हो रहा है मेरा। तो जीके में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो अभी क्लियर करना बाकी है, क्योंकि जीके में मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं ना, जैसे सॉरी मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना वो 15-16 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे करके मेरे जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं
फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी वोकैब्स वगैरह पूछे गए थे, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सारे वोकैब्स को मैंने एक जगह लिख लिया हुआ था। तो ये मैंने काफ़ी पहले ही लिखा हुआ था। एंड बाकी जो अभी न्यू वोकैब्स पूछी गई हूँ, उसको भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी, चाहे वो एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सारे प्रीवियस ईयर के मैंने लिखे हुए थे। और ये संजीव ठाकुर सर से मैंने जो नोट्स बनाया हुआ था ना, उसका यहाँ पे नोट है, तो उसको भी मैं रिवाइज़ करती हूँ। तो मेरा ये रोज़ का काम है कि मॉर्निंग के टाइम पे या आफ्टरनून, इवनिंग के टाइम पे अगर थोड़ा-सा मेरे पास टाइम बचता है, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो मैंने इसको पढ़ा हुआ है, तो बार-बार एक चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही ज़्यादातर सॉल्व करती हूँ। तो अभी तो मैं वोकैब ही याद कर रही हूँ। गाइस, मैं डेली मॉक टेस्ट देती हूँ, यानी कि डेली मॉक टेस्ट देती हूँ। 1-2 दिन छूट जाता है, बट मैं डेली बेसिस पे पूरा मॉक टेस्ट देती हूँ। तो अभी मेरा ना कल अभी मॉक टेस्ट का वीडियो आ जाएगा आप सभी का, जिसमें मैं अपना जितने भी 1 हफ्ते में मॉक टेस्ट दी हूँ ना, उसका स्कोर आप सभी को बताऊँगी कि कितने स्कोर आए 1 हफ्ते में मेरे, और स्कोर कैसे-कैसे फ्लक्चुएट हो रही हैं, मेरे जो मिस्टेक्स है कहाँ-कहाँ हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे डिटेल में। और आप लोग भी बताइएगा आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं। तो मैं 1 हफ्ते तक मॉक टेस्ट जो दी हूँ, मैंने ऐसे ही एक दिन सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि मॉक टेस्ट का स्कोर आप बताइए कि आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर बन रहे हैं। तो मैंने 1 वीक तक जो मॉक टेस्ट दिया है, उसका स्कोर कल मैं शेयर कर दूँगी आप सभी के साथ। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।